नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मेरा नाम है नरेश उपाध्याय और चलिए बात करते हैं आज के अपने इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर की। पहले तो सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। और साथ ही साथ इंग्लिश की क्लास होएगी अपनी। और दूसरी बात, देखिए पहले कुछ एक बेसिक बातें कर लेते हैं। जैसे आमतौर पे होता है ना कि पहला दिन जो है वो चर्चा परिचर्चा का रहता है। तो जितने भी साथी ऑनलाइन साथ जुड़े हैं, पहले एक तो पेन नोटबुक लेकर अपने साथ बैठिए। क्या सीखेंगे, किस तरीके से सीखेंगे, इन सभी बातों के बारे में पहले आपको समझ में आना चाहिए कि क्या पढ़ना कैसे है। भाई अंग्रेजी का नाम आते दिमाग में ही आता है कि टेंस पढ़ेंगे तो किस हिसाब से पढ़ेंगे। जो जो टॉपिक पढ़ेंगे पहले उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं कि कैसे क्या टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। क्योंकि जो आपके सिलेबस में उसने मामला दिया है वो है 10th लेवल का, 10वीं के स्तर का। लेकिन अगर आप सभी साथी, ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं पढ़ाई से तो जरूर ही जुड़े होंगे, तो इसमें तो कोई दोराय नहीं है। तो आप जानते होंगे कि 10th लेवल में भी जो अंग्रेजी का स्तर है वो कोई सामान्य स्तर नहीं है। लिखा भले ही उन्होंने है कि सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश, ये नाम उन्होंने लिख दिया है। ये भी बहुत स्वाभाविक सी बात हो सकती है कि आपको अंग्रेजी पढ़े हुए काफ़ी लंबा समय हो चुका होगा, इसमें भी कोई दोराय नहीं होगी। कुछ साथी होंगे जो जिनको थोड़ा बहुत अंग्रेजी के बारे में ज्ञान होगा, कुछ ऐसे साथी होंगे जिससे कमेंट से भी पता चल ही रहा है कि बेड़ा पार करवा दो सर। देखिए पूरी कोशिश रहेगी मेरी, ठीक है ना। पहली बात तो देखो, कुछ कुछ प्रश्नों के जवाब दे देता हूं मैं पहले दिन ही आपको, ताकि उनको लेकर दिमाग में किसी तरीके का कोई ऐसे ये होना ही नहीं चाहिए कि यार ऐसे पढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ना है, क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं और क्या अपना स्तर रहेगा, इन सब प्रश्नों के उत्तर मैं अभी आपको सभी साथियों को दे देता हूँ। और जितने भी साथी ऑनलाइन जो कमेंट्स भी कर रहे हैं, कुछ नमस्कार कर रहे हैं और कुछ सर बेड़ा पार करा दो, बेड़ा पार करा दो का मैसेज मैंने आपका देख लिया है, निश्चिंत रहे। अब देखो, जितने भी आप सारे साथी सुने, पहले अपने कुछ कॉमन बातें करते हैं। सबसे बड़ी और पहली जरूरी बात, अंग्रेजी भाषा है विषय नहीं। अंग्रेजी भाषा है विषय नहीं। शुरू की पहली और दूसरी क्लास, 1 और 2 क्लास अपनी जो है वो रहने वाली है। खास तौर से सुनिएगा आप, ये 2 क्लास ऐसी रहने वाली है जो आगे की कोई क्लास, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, आगे की कोई क्लास कम समझ में आई, ज्यादा समझ में आई, नहीं भी समझ में आई, तो भी शुरू की 2 क्लास आपका बेड़ा पार कर सकती है। शुरू की 2 क्लास, इन 2 क्लास में हमारी फाउंडेशन, नींव में जो कमियां रही होंगी, मतलब बेसिक जो चीजों की कमियां आज तक रही है ना, उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। उदाहरण आप आज ही देख लोगे कि कैसे किस तरीके से किया जाएगा काम। आप चाहे हिंदी पढ़े, चाहे अंग्रेजी पढ़े, चाहे संस्कृत पढ़े, कोई भी भाषा अगर आप पढ़ते हो, उसमें किन किन चीजों का खास तौर पर ध्यान रखना पड़ता है ना, उन पर चर्चा करने वाले हैं आज हम। साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम रहेगा कि हिंदी मीडियम रहेगा, आप निश्चिंत रहिए, हिंदी मीडियम से ही बैच होने वाला है। बस बाइलिंगुअल, जो देखो जो चीज़ अंग्रेजी में ही होगी उसको तो अंग्रेजी में ही आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। जो गुरुजी फिलहाल आपको पढ़ाने आए हैं, मैं फिलहाल आपका मेंटोर मान लीजिए, आपको स्वाभाविक से बात है अंग्रेजी में सहज महसूस करवाने आया हूँ। मैं खुद हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, तो इन बातों को तो लेकर आप कतई हेडेक मत लेना कि भाई किस तरीके से पढ़ा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा। सरकार ने अब पैटर्न बना दिया है कि इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, पेपर आपको पास करना पड़ेगा, तो जो बोला गया है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, उसके पीछे पीछे अब चलना पड़ेगा। साथ ही साथ मैंने मेरा नाम वैसे आते ही बता दिया था भाई, मेरा नाम है नरेश उपाध्याय, ठीक है। और हाँ भाई, एनिमल अटेंडेंट का एग्जाम तो है भाई, 7 घंटे की क्लास लगा दी है, बिल्कुल लगा दी है भाई। अगर आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, बाई चांस आप में से कई साथी हैं जो एनिमल अटेंडेंट का, किन्हीं का कल पेपर होगा, किन्हीं का हो सकता है आज हो, किसी का कल था, जितने भी साथियों के एग्जाम अब हैं उन सभी को तो मेरी तरफ से अनेकों अनेक शुभकामनाएं। और जिन साथियों का एग्जाम हो गया, अब वो ये आगे आने वाले एग्जाम के ऊपर चर्चा परिचर्चा करें, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अब करते हैं अपने बात। पहली बात, सबसे जरूरी जो बात बनती है, आप निश्चिंत रहिए, बहुत ही सामान्य स्तर से इस क्लास को शुरू किया जाएगा। उसने जरूर 10th लेवल लिख कर दिया, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, लेवल देने का मतलब ये नहीं है कि उसने कोई नॉर्मल से इजे मार रख दिया हमारे सामने। इन दिनों एग्जाम के अंदर जिस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी आपने अगर सीईटी का पेपर दिया हो या उसके बारे में सुना हो, जाना हो, तो आप देखिए सीईटी 10+2 स्तर का जो पेपर था, वो ग्रेजुएशन लेवल से भी कुछ बच्चे मुश्किल मान रहे थे। उनके लग रहा था कि उससे भी ज्यादा टफ प्रश्न जो है वो किस में आए, 10+2 लेवल में, मतलब 12वीं पास वाला जो सीईटी का पेपर था उसमें प्रश्नों का स्तर उसने बढ़ा दिया। तो थोड़ा बहुत तो हमें अपनी तरफ से प्रयास करना होगा। साथ ही साथ एग्जाम की स्वाभाविक अभी कोई तारीख नहीं है, लेकिन सितंबर के आसपास बता रहे हैं।
अभी आपका कोई एग्जैक्ट सिलेबस भी निकल कर सामने नहीं आया है कि भाई ये फला फला टॉपिक आपको पढ़ लेने चाहिए और ये आपके एग्जाम के अंदर इनसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूं, जब उसने 10th लेवल लिख दिया है तो कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कंफर्मेशन में है कि हाँ जी ये तो होने ही होने हैं। वो कुछ मैं टॉपिक आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो तो कंफर्मेशन में हमें और आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। पहले उनके बारे में बात कर लेता हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर सबसे पहली क्लास, मतलब आज की और जो कल की क्लास होने वाली है, अधिकतर ही अपनी रहेगी बेसिक वर्ब के बारे में। किसके बारे में रहेगी? बेसिक वर्ब्स के बारे में मैं आपको थोड़ी बातें समझाऊंगा कि क्या वर्ब होती है, नहीं होती, कैसे पता चलता है। इस पे आज की क्लास होगी, तो ये तो डिटेल में अभी चर्चा करने वाले हैं। एक जो टॉपिक अपने पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम जी टेंस। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? टेंस। ये टेंस एक ऐसा नाम है जो आपने आज जीवन में पहली बार नहीं सुना होगा, बहुत बार सुना है आपने। जब भी पढ़ाई करी है तो ऑब्वियस सी बात है, सामान्य सी बात है, आपने टेंस नाम जरूर सुना ही सुना होगा। और यह भी स्वाभाविक सी बात है कि टेंस बच्चे ने पढ़े होते हैं, कम से कम एक आइडिया लगा लेते हैं कि उसने छठी क्लास में, 6th क्लास में पहली बार पढ़े होते हैं। तो 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 10वीं तक तो सामान्य अंग्रेजी वैसे रही। 11वीं और 12वीं क्लास में आपने चाहे आर्ट्स लिया हो, कॉमर्स लिया हो, साइंस लिया हो, कुछ भी लिया हो, जनरल इंग्लिश के नाम पर तो फिर था अंग्रेजी। फिर आपने ग्रेजुएशन करी होगी, अब चाहे आपने बीए किया है, बीकॉम करा है कि बीएससी करा है, जो भी आपने करा होगा, उसमें फर्स्ट ईयर में पहले साल अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी फिर रही होगी। मानते हैं आप इस बात को? ओवरऑल और इन सभी क्लासेस के अंदर अब आपने कम पढ़ा, ज्यादा पढ़ा, कैसे पढ़ा, वो तो बाद की बात है, पर एक बात पक्की है, टेंस नाम का एक टॉपिक हमेशा से रहा था। और टेंस नाम के टॉपिक के ऊपर कमांड हासिल करना, मतलब ये निश्चित हो जाना कि टेंस से तो मेरा कोई प्रश्न शायद ही गलत हो, ऐसा कॉन्फिडेंस बहुत कम बच्चों में देखने को मिलता है। हो सकता है आपको भी लगता हो कि भाई टेंस नहीं आते। अगर मैं कहूं कि टेंस किस किस को आते हैं, उनके हाथ ऊपर कम संख्या में होते हैं। लेकिन अब हमें किस तरीके से टेंस पढ़ने हैं वो जरूरी बात है। जिस हिसाब से एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, आपने पढ़े होंगे ता है, ती है, ते है, ये लग जाए तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। लेकिन दोस्त हिंदी में तो लिखा हुआ आएगा नहीं, अंग्रेजी में छपा आना है वो, और वो स्कूल लेवल में भी अंग्रेजी में ही छपा आता था। हमें पता लगाना पड़ता था कि इसमें कौन सा टेंस है, उस हिसाब से क्या वर्ब लगनी है, क्या क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया लगनी है। ये तब का तब से आज तक चलते आ रहा है। तो टेंस पढ़ेंगे हम। एक पार्ट जो अपने पढ़ने वाले वो होगा जी एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव ये पार्ट अपने जरूर पढ़ेंगे। एक्टिव पैसिव, निश्चिंत रहिए, एक्टिव पैसिव का आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। चाहे उसने प्रश्न 1 पूछा, चाहे 2 पूछे, चाहे 5 पूछे, जितने भी पूछे, आपका एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से देख लिया। क्योंकि एक्टिव पैसिव बहुत ही बेसिक से सिद्धांत पे काम करता है। मैं सिद्धांत तो वो आज ही बता देता हूं आपको कि जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, जैसा एक्टिव आपको दिया रहता है बिल्कुल पैसिव वैसा का वैसा ही रहता है। टेंस वगैरह में कभी कोई बदलाव करना ही नहीं होता। बाकी जिस दिन टॉपिक आएगा तब की तब बात कर लेंगे, ठीक है। एक पार्ट जो अपने पढ़ने वाले हैं वो होगा जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आप में से कुछ साथी सोच रहे होंगे कि भाई अभी तक तो सिलेबस आया नहीं, उसमें नाम कहीं लिखे हुए नहीं है। दोस्त जिस दिन सिलेबस आएगा उस दिन भी ऐसे फॉर्मेट उसने आमतौर पर देने ही देने, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका सिलेबस विस्तृत जो आपका सिलेबस है वो भी जल्दी जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ये कुछ पार्ट्स ऐसे बनते हैं जो आने ही आने, कंफर्मेशन है ये तो, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया आपका एक्टिव पैसिव। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जगह पे उसने हो सकता है क्या लिखा हो, नरेशंस। एक ही बात है, क्या लिख सकता है वो, नरेशंस लिख सकता है। जैसे एक्टिव पैसिव को कई बार सिलेबस के अंदर अलग अलग में वॉइस लिखा रहता है, इसको वॉइस लिखा रहता है, इसको नरेशन से लिखा रहता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ही बात हो गई है, ठीक है। एक जो बेसिक अपने पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्टिकल्स। एक टॉपिक अपने पढ़ेंगे आर्टिकल्स, और एक टॉपिक जो अपने पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम डिटरमिनर्स। एक पार्ट अपने पढ़ने वाले हैं डिटरमिनर्स। अब ये क्या होते हैं? आर्टिकल से जरूर आप थोड़ा सा सहज होंगे कि ए, एन, द, ये पार्ट जो रहता है आमतौर पर आर्टिकल रहता है। इसमें एक जीरो आर्टिकल टॉपिक भी रहता है। जीरो आर्टिकल का मतलब जहां आर्टिकल लगता ही नहीं है, वो हम आर्टिकल्स के थ्रू पढ़ने वाले हैं। फिर एक पार्ट अपने पास आता है डिटरमाइनर्स। ये क्या है जी? कभी आपने पढ़े ना हो लेकिन सुना जरूर होगा। वो होता है ना फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, दा लिटिल, थोड़ा कम के लिए लगा दो, थोड़ा ज्यादा, ठीक है ना, उतना जितना नहीं होना चाहिए, वो वाला हिसाब किताब इस डिटरमाइनर्स में आएगा। अब चाहे आर्टिकल हो चाहे डिटरमाइनर्स हो, डिटरमाइनर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? निर्धारक,
ठीक है ना, इनको क्या कहते हैं, निर्धारक कहते हैं। ये दोनों ही टॉपिक, ये आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स है ना, एडजेक्टिव का पार्ट होता है, मतलब विशेषण का। जैसे हिंदी में पढ़ते हैं ना अपने विशेषण, तो किसे कहते हैं विशेषण? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द आमतौर पर विशेषण होते हैं। बस वही मामला है, ये भी विशेषण ही है। यूं मान लीजिए आप जब कभी एडजेक्टिव पढ़ाए जाते हैं ना बच्चों को, तो उसमें आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स काउंट होते हैं। ये पैटर्न है जी। जितने भी साथी आप साथ जुड़े हैं सभी को नमस्कार, सभी को नमस्ते। अब ध्यान दीजिए, आप इन चीज़ों को समझिए। आर्टिकल्स डिटरमाइनर्स अपने करेंगे, ये अपने बेसिक टॉपिक होने वाले हैं। आप चाहें तो इनको एक बार मैं साइड में हो जाता हूं, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि बेसिक वक्त तो चिंता ही मत करिए, आज और कल तक अपना यही हिसाब किताब चलते रहेगा। ये क्या है क्या नहीं आपको आ जाएगा समझ। ये नाम आपने जरूर सुनेंगे, एक बार आप ये मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। जो मेरे साथी कह रहे हैं सर इंग्लिश में कुछ नहीं आता है, निश्चिंत रहो मित्र, मेरे को पता ही है इस बात का कि लगभग साथी जो अंग्रेजी विषय को लेकर अनकंफर्टेबल एज महसूस करते हैं, क्योंकि भाषा है, अंग्रेजी के साथ हमारा ज़्यादा इतना जुड़ाव कभी रहा नहीं होता है, स्कूल में कहीं नहीं रहता ना, हमारी सोसाइटी के अंदर, स्कूल के अंदर 70 कमियां हो सकती हैं। लेकिन देखो दोस्त, अब नहीं आता, ये प्रश्न को साइड में छोड़ दीजिए, अब सीखना है, इसको टॉप पे रखना है अपने को, क्योंकि सिलेबस में दे रखा है। अब चीज़ें जिस हिसाब से बदलती रहती हैं, जब नए नियम जुड़ते घटते रहते हैं, उस हिसाब से हमें तो काम करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी सबने चाहिए, सबको चाहिए भाई, कि कैसे भी करके भाई, ये होता है ना कि हाथ में बस वो राजयोग लिखा रहना चाहिए, सरकारी खजाने में उसका नाम होना चाहिए, तो इसके लिए मेहनत तो अपने को करनी पड़ेगी। और एक बात तो मैं आपको कह दूं भाई, जैसे एक देसी कहावत है कि जो रोता हुआ जाता है मरे की खबर लेके आता है। अगर आप क्लासरूम में बैठोगे इस हिसाब से कि अरे नहीं आता यार समझ में ये वो, तो फिर वो समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि पहले आपने तो दिमाग को आदेश दे दिया है कि नहीं पार पड़े, तो फिर तो कैसे काम चलेगा। है नई भाषा है, जितना सीख सकते हो बढ़िया भाई, उतना ही बेहतर। ये आपने उम्मीद करता हूं नोट डाउन किए होंगे, ठीक है। और इसके अंदर कौन सा पार्ट, अब एक वोकैब का सेक्शन भी अपने को पढ़ना पड़ेगा, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के अंदर अपने क्या पढ़ सकते हैं? सिनोनिम्स, सिनोनिम्स पढ़ सकते हैं, एंटोनिम्स पढ़ सकते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होता है? जैसे आमतौर पर हिंदी में बोलते हैं हम पर्यायवाची, तो से सिनोनिम्स, से समान, ये तो हो गए जी आपके पर्यायवाची, मैं इनको कह देता हूं समान। और ये क्या हो गया जी? एंटोनिम्स। वो कहता है ना, कई बार कोई व्यक्ति कहे कि यार वो मैं जैसा उसको बोल दूं वो मेरे एंटी ही काम करता है। एंटी का मतलब विपरीत, ये विलोम कह सकते हैं आप। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी पढ़ने वाले हैं, मतलब सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची और एंटोनिम्स का मतलब हो जाएगा जी आपका विलोम शब्द। इनके बारे में जानकारी लें। कितने पढ़े? 10, 20, 50, 70? निश्चिंत रहिए, मैं जितने कराऊं पहले उन पे कमांड कर लीजिएगा, बाद की बाद में देखी जाएगी। पहले इन पर आप कमांड करिएगा, जिनसे भी पढ़ते हो उन पर भरोसा रखिए। आपको जुबान से कब सरस्वती निकले कोई बड़ी बात नहीं है भाई। पूरा प्रयास यही रहेगा कि इन क्लासेस के थ्रू ही आप अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, आपको वहीं का वहीं ही आपका सिलेक्शन की जो निर्धारण होता है वो वहीं से ही डिसाइड कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए। देखते हैं, बाकी ईश्वर के हाथ में है सारा कुछ हिसाब किताब। सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ेंगे। एक है ना ऑफिशियल टर्म्स रहते हैं, ऑफिशियल टर्म्स, उनके बारे में अपने बात करेंगे थोड़ी बहुत। ऑफिशियल टर्म्स, ऑफिशियल टर्म्स कह लो या वोकैब कह लो, ऑफिशियल कुछ वोकैब भी रहती है। जैसे होता है ना कि भी ऑफिस वगैरह के अंदर कैसे वर्ड मीनिंग प्रयोग में लाए जाने चाहिए, पारिभाषिक शब्दावली कह सकते हो आप एक तरीके से। इसे क्या कह सकते हैं? पारिभाषिक शब्दावली। अब देखिए, आप चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी बनेंगे तो आपको तो बहुत डील करनी पड़ेगी। वो सर्कुलर लेकर आना, वो नोटिस वहां पे चस्पा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे खूब नाम आपको सुनने पड़ सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीजों के बारे में हम पता करेंगे। ऐसे कुछ मीनिंग रहते हैं अंग्रेजी में। तो आपके किसी अधिकारी ने आपको ये काम अगर सौंप दिया है तो पता तो होना चाहिए कहा क्या जा रहा है, ठीक है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे। ऑफिशियल टर्म्स हो गए, वोकैब हो गई, मतलब पारिभाषिक शब्दावली, इसके ऊपर भी अपने जो है वो चर्चा करने वाले हैं। ये कुछ बेसिक बातें मैंने आपके साथ साझा करी है, इनके ऊपर अपने बात करेंगे। और कुछ पैटर्न जो है वो आपको प्रेपोजिशन के सिखाऊंगा भाई, कुछ पैटर्न जो है वो मैं आपको प्रेपोजिशंस के सिखाऊंगा। दो क्या डिसाइड करता है प्रेपोजिशन? आमतौर पे अपने किसको कह सकते हैं? जैसे ये तो जानते होंगे आप, इन, ऑन, इनटू, अपॉन, ये सारे जो मामले रहते हैं आमतौर पर प्रेपोजिशंस रहते हैं। कैसे सीखना है, किस प्रकार सीखना है, जब इनका नंबर आएगा तब की तब बात कर लेंगे। अच्छा, अब मैं इसमें है ना आपकी तरफ से एक्सेट्रा लगा देता हूं। ये लगाने के पीछे जो है भी कोई और आदि चीजें भी जोड़ी घटाई जा सकती है।
समय आने पर कुछ चीजें हो सकती हैं जो पता लगे कि हाँ ये चीज जुड़ रही है, घट रही है, उनमें ऐड ऑन कर दी जाएगी, जोड़ दी जाएगी, घटा दी जाएगी। विस्तृत सिलेबस जारी होने पर अगर इनमें से कोई भी एक चीज बाय चांस उन्होंने हटा दी कि ये तो नहीं पूछेंगे, हम भी हटा देंगे। अगर उन्होंने विस्तृत सिलेबस जारी होने के बाद कोई चीज इसमें जोड़ दी कि हम ये भी पूछेंगे प्रश्नों के तौर पर, निश्चिंत रहिए, जोड़ दिया जाएगा। इसको लेकर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मान लीजिए कोर्स कंप्लीट भी हो जाता है और उसके बाद, कोर्स कंप्लीट होने के बाद कोई चीज ऐड हुई है, घटी है, जुड़ी है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं स्वयं आपके पास उपस्थित होऊंगा यहाँ पे क्लासरूम में। जोड़ा गया होगा तो वो पढ़ाया जाएगा, हटाया गया होगा तो मैं आपको सलाह देने आ जाऊंगा कि भाई उसको एक बार साइड में रख देना, बाकी चीजों पे ध्यान देना। इसलिए, लेकिन जो मैंने लिखे हैं, जहां तक संभावनाएं बनती हैं, ये जुड़ेंगे भाई। इनसे प्रश्न पूछ, 10th लेवल कोई सामान्य स्तर नहीं है। आप खुद ही सोच लीजिए, 10th लेवल आपने भी 10वीं कभी पास करी ही होगी, तो उस आधार पे। अब मैंने तो भाई जो 10वीं है वो 2004 में पास करी थी। मेरी 10वीं क्लास 2004 में हुई थी। उस समय अंग्रेजी का स्तर जो था काफी विस्तृत लेवल पे था। आप में सोच सकते हैं कुछ साथी जो है वो 2004 के बाद करी हो 10वीं क्लास, कुछ साथी जिन्होंने 10वीं क्लास इससे भी पहले करी हो, कोई होंगे जो मेरे साथी जिन्होंने 10वीं करा होगा। तो सामान्य सी बात है, हमेशा भाषाओं का स्तर जो है घटता बढ़ता रहे, और भाषाएं हैं इनमें तो उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है कुछ साथी सोच रहे हैं 2004 में इन्होंने 10वीं करी है तो उम्र का आइडिया, वो देखिए यहाँ इस जब मैंने 10वीं करी तो 10 साल तो कम से कम होगा ही नहीं होगा। तो वो कहते हैं जो बॉडी स्ट्रक्चर पे आप नहीं जाइए, आप तो बस चीज़ों को सीखिए, पर आप समझ लीजिए, निश्चिंत रहिए। अंग्रेजी का क्या स्तर है क्या नहीं है वो मैं अच्छे से समझता हूँ, और आप भी निश्चिंत रहिए, आपको कैसे सिखाया जाएगा उस पर बात करते हैं। तो चलो ये तो कुछ हो गई बातें बेसिक, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर अपने बेसिक वर्ब पे अभी बात करने वाले हैं कि बेसिक वर्ब क्या है, कैसे सीखना है इसको, इस पे अभी बात करेंगे अपने। चलिए जी, बात करता हूं मैं। अब मैं अपना नाम लिखता हूं यहां पर, और सबसे पहले बेसिक वर्ब ही लिखता हूं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या लिखकर छोड़ता हूं, वर्ब लिखता हूं। और वर्ब को अपने हिंदी में क्या कहते हैं जी, क्रिया। वर्ब को हिंदी में अपने कहते हैं क्रिया। पहले बड़ी ध्यान से सुनिएगा आप बात को। अब मैं आपसे सभी साथियों से चाहता हूं, इन 2 दिनों में आप वो चीज सीखने वाले हैं जो कभी भी किसी भी साथी को तुरंत पकड़ में नहीं आते। वो मैं आपको कैसे सिखाऊंगा, निश्चिंत रहिए। देखो, कोई भी सेंटेंस हो, अंग्रेजी का कोई सा ही वाक्य हो, कोई सा भी वाक्य हो, उसमें सबसे पहली जरूरत जो रहती है ना, वो रहती है क्रिया की, वर्ब की। अंग्रेजी में एक लाइन बोली जाती है कि इफ देयर इज नो वर्ब देयर इज नो सेंटेंस। अगर सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है, सेंटेंस ही नहीं है साहब, वाक्य ही नहीं है। बिना वर्ब के कभी कोई वाक्य का निर्माण होता ही नहीं है। मान लीजिए मैं आपको बोल दूं, अब जितने भी साथी साथ जुड़े हैं, मैं आप सभी को बोल दूं यू, यू बोल के चुप खड़े हो जाता हूं। हाँ, मेरे मुंह की तरफ देखो, क्या यू भाई, कुछ बोलो। मान लीजिए मैंने बोला वी, मैंने बोला राहुल, मैंने बोला रमेश, मैंने बोला सुरेंद्र, मैंने बोला पार्वती जी, मैंने बोला नीलम जी, मैंने बोला शिवा, कुछ भी नाम ले दिया आप में से, मोहित जी, शिव शंकर साहब, अजय जी, कपिल जी, सोनू जी, नरेंद्र जी, मनीष जी, कोई भी नाम ले दिया आप, जितने मेरे को नाम दिखे आपके वही बोल दिए मैंने। कुछ भी ऐसा नाम बोल के मैं चुप खड़े हो जाता हूं। क्या उसका कोई अर्थ बनता है? कोई वाक्य का निर्माण हुआ? नहीं हुआ। तो फिर क्या किया जाए? अब मान लीजिए मैंने बोल दिया गो, GO, गो। गो का अर्थ क्या होता है? जाना। जैसे ही मैंने गो बोला, सामने वाले के तुरंत बात समझ में आ गई, जाने के लिए बोला जा रहा है। किसी ने नॉक किया और मैंने बोला कम, कम का मतलब आना। तो जैसे मैंने बोला कम, कम बोलते अगले के तुरंत समझ में आ गई आने के लिए बोला जा रहा है। आ रही है आपके पास समझ? मैंने किसका प्रयोग किया है? वर्ब का प्रयोग किया है जी। ये बेसिक बड़ी जरूरी बात है। तो मतलब वाक्य के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात बनती है वो क्या बनेगी? वर्ब बनेगी। बिना क्रिया के, बिना वर्ब के कोई वाक्य पूरा हो ही नहीं सकता अंग्रेजी में। तो कुछ साथियों ने बोला हेलो, हाय, जैसे ये गुड मॉर्निंग, ये एक वाक्य है क्या? ये भी वाक्य नहीं, वैसे उनको गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, नमस्कार सभी को, लेकिन वैसे बता रहा हूं आपको। कोई बोल दे यस, यस कोई सेंटेंस होता है, कोई वाक्य होता है? यस तो क्या, क्रिया की प्रतिक्रिया है जी। किसी ने कोई बात पूछी होगी, उसने उसकी प्रतिक्रिया दी होगी, हाँ या ना में। सेंटेंस नहीं है, वाक्य नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एक सेंटेंस नहीं, अभिवादन। गुड मॉर्निंग एक सेंटेंस नहीं है।
कुल मिलाकर मैं ये समझाना चाहता हूं कि इफ देयर इज नो वर्ब देयर इज नो सेंटेंस, मतलब वाक्य में अगर कोई वर्ब नहीं है सेंटेंस ही नहीं है। ये परिभाषा नहीं है कोई भी वो हो इस व्यक्ति विशेष ने ये बात कही थी और ये याद रखनी ना, ऐसे हम तो सामान्य बात कर रहे हैं आपस में मिलके, सामान्य स्तर से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अब आती है जी कुछ बेसिक मैं बातें आपसे पूछता हूं वर्ब को लेकर। आमतौर पर गो वर्ब की फॉर्म होती है जी, और गो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है, जानते होंगे आप। इसकी अगर आपसे मैं सेकंड फॉर्म पूछूं, जैसे होते हैं ना फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इस हिसाब से, तो ऐसे ही जी गो की सेकंड फॉर्म आपके हिसाब से क्या हो सकती है? कई साथियों को जानकारी होगी, नहीं है वो मैं बता देता हूं, वो होती है जी वेंट। फिर थर्ड GONE गोन, ये होगी जी अपनी थर्ड फॉर्म। फिर फोर्थ फॉर्म गोइंग होता है जी, फोर्थ फॉर्म होगी गोइंग। आमतौर पर बहुत सारे साथी ये जो मैंने लिखी है ना फोर्थ फॉर्म, इसको क्या नाम से बोलते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये नाम बोल देते हैं इसका कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होगी। आज के बाद याद रखिएगा, हम कभी भी क्लास में वी फोर्थ अप्लाई, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि वी फोर्थ लगा दो, वी फोर्थ का प्रयोग करेंगे, वी फोर्थ क्या होगी, अगर ऐसा कोई भी प्रश्न पूछता हूं तो वी फोर्थ का मतलब क्या होगा? यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ रहा है? ING जुड़ रहा है। होने को एक फिफ्थ पैटर्न भी होता है, लेकिन अभी हमें फिफ्थ से कोई लेना देना नहीं है, सही समय आने पर मैं फिफ्थ के बारे में बातचीत करूंगा, ठीक है। कुल मिलाकर वर्ब की फिफ्थ और फोर्थ फॉर्म क्या हो गई? गोइंग, ये अपने को थोड़ा दिमाग में रखना है, और फिफ्थ फॉर्म नहीं बोलेंगे इसको, फोर्थ फॉर्म है ये। फिर चलते हैं नेक्स्ट वर्ब के ऊपर, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बी की सेकंड फॉर्म क्या रहती होगी, थर्ड फॉर्म क्या रहती होगी, इसके बारे में जानकारी पता करते हैं। काम आएंगे, बहुत काम आएंगी। आज अपनी पहली क्लास है, उस दिन भी, और जिस दिन अंतिम क्लास होगी ना, मैं आपको जिस दिन धन्यवाद बोल रहा हूँ अभी, धन्यवाद आपने साथ जुड़े, सीखे, समझे, उस दिन भी बी की वर्ब काम आ रही होगी। मतलब इतनी महत्वपूर्ण वर्ब है ये बी के अंदर। देखो बी है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान ली, सेकंड फॉर्म क्या होती है जिसकी मैं बताता हूं आपको, वॉज और वर। थोड़ी देर रुकिए, आप समझ में आएगा कि क्या पता क्या करना चाहते हैं अपने। ये होगी जी वर्ब की सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म इसकी होती है जी बीन, BEEN। फोर्थ फॉर्म बी के अंदर ING लगा दो जी, बीइंग। ये लो सब। आमतौर पर फिफ्थ फॉर्म, अब चलता हूं मैं फिफ्थ की ओर। फिफ्थ की ओर आमतौर पर बच्चे क्या मानते हैं कि गोज वाला पैटर्न रहता है। कौन सा पैटर्न रहता है? गोज वाला। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लग जाता है ना, वो फिफ्थ के तौर पर चलता है। अपने यहां पर कुछ गलत भी ऐड करके चलेंगे, वो है जी 2 + V फर्स्ट। ये हम कुछ ऐड कर रहे हैं अपनी तरह से, क्योंकि आगे 10 चीजें सही सीख लेंगे इसकी वजह से। 2 + V फर्स्ट ये हमने फिफ्थ के तौर पर जोड़ दी। वैसे फिफ्थ का पैटर्न क्या रहता है? आमतौर पर गोज, लेकिन हम ये जो ऐड कर रहे हैं ना यहाँ पे 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्यों ऐड कर रहे हैं? ये आगे 10 चीजें हमारी सही करवाएगा। तो कोई चीज अगर सही सीखने की, आगे जब 10 चीजें सही करवा सकता है तो शुरू में उसको इस तरीके से समझने में कोई बुराई नहीं। अभी हो गया जी बीइंग। फिर एक फॉर्मेट पे अपने चलते हैं, वो है 2 + V फर्स्ट। फिर मैं बताता हूं आपको 2B ये क्या होता है, कैसे होता है, सही समय आने पर अपने को पता चल जाएगा। अब सुनिए जी, आप बी की कुछ एसोसिएट फॉर्म रहती है। एक तो होता है इज, एक होता है एम, एक होता है आर। कभी भी हमें वर्तमान के वाक्य को बनाने की जरूरत पड़ जाए, मतलब प्रेजेंट की, तब तो हमें इज एम आर की जरूरत पड़ेगी। और अगर पास्ट का सेंटेंस बनाना हो तब हमें यही जो मैंने वॉज और ऊपर लिखा है, ये कहाँ आ जाएगा जी? पास्ट में आ जाएगा। इसके एसोसिएट वर्ब्स कहलाती है। क्या नाम है इनका उसको रहने दीजिए, आप तो यूं याद रखो बी में 5 वर्ब आती है, इज एम आर वॉज वर। इज एम आर प्रेजेंट में, वॉज वर पास्ट में। इसकी थर्ड फॉर्म जो रहती है वो रहती है बीन। फोर्थ फॉर्म रहेगी बीइंग, वो तो हमने पता चल ही गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब एक वर्ब और लिखता हूं जी मैं यहाँ पे आपके लिए, और वो है जी डू। जरूर सुना होगा आपने डू। डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रहा हूं। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो सकती है जी? डू की सेकंड फॉर्म होगी जी डिड। थर्ड फॉर्म क्या होगी जी? जैसे इसमें बीन था, इसमें क्या है? डन है जी, इसमें हो जाएगा डन। फिर इसमें बीइंग था ना, तो इसमें क्या हो जाएगा जी? डूइंग हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डूइंग। आमतौर पर इसके फिफ्थ के तौर पे अपने किसको देखते हैं? डज को देखते हैं, लेकिन अपने कुछ और भी लेकर चल रहे हैं साथ में, 2 + V फर्स्ट। आपसे निवेदन है, एक बार आप ये लिखिए, थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। होने को तो इज एम आर वॉज वर वाक्य में सहायक क्रिया का भी तो काम करते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब का। डू, डिड, ये भी तो हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं ना। डज भी हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। तो ये मैं अब आपको हेल्पिंग वर्ब लिखवा रहा हूं या वर्ब? मैं आपको लिखवा रहा हूं वर्ब। अभी तक मैंने हेल्पिंग वर्ब का जिक्र भी नहीं किया, सहायक क्रिया का।
इसके अगली स्लाइड पे, अगले पन्ने पे चलेंगे तब बात करूंगा हेल्पिंग वर्ब के बारे में। अभी तो मैं क्या लिख रहा हूं, ये सारी वर्ब है जी। ये जो डू हुआ, ये जो आपका बी हुआ, इनको मैं वर्ब के नाते आपके सामने लिख रहा हूं। एक बार पहले आप इन्हें नोट डाउन कर लोगे। सर ये रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। ये जो अभी आप लाइव देख रहे हैं, अगर आप किसी भी वजह से कभी लाइव नहीं देख पाते हैं, जो भी कोई भी कारण रहे, तो आपको ये रिकॉर्डिंग में चली जाएगी आपकी। बस पहली दूसरी क्लास आपको जरूर देखनी ही देखनी है। करा आप साथियों ने नोट डाउन? लिखना जरूर भाई। चलिए, ये अगर आपने लिखा है तो मैं आगे बढ़ता हूं। थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, निश्चिंत रहिए आप कि क्या था। अब एक वर्ब और लिखते हैं जी अपने, वो है यहां पे हैव। हैव मैं लिख रहा हूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर सेकंड फॉर्म होती है जी इसकी हैड। थर्ड फॉर्म होती है जी इसकी हैड। फोर्थ फॉर्म के नाम पे अपने पास एक नाम आएगा, वो होगा जी हैविंग। ये होगा जी फोर्थ फॉर्म। तो आज एक चीज तो सीख ही लो कि हैजिंग नाम का, HASING, हैजिंग नाम का अंग्रेजी में कोई प्रोग्राम है ही नहीं। ठीक है ना सर? इस वीडियो को वापस देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हो आप जितने भी साथी हैं। अगर पर इसका मतलब ये नहीं है फिर क्लास से लेफ्ट आउट हो जाओ, चले जाओ। कभी आप नहीं देख पाते हैं, लाइव नहीं देख पाते हैं किसी भी कारणवश, तो आपको ये रिकॉर्डिंग में भी मिलेगी क्लास। ठीक है ना? तो जरूर देख पाओगे आप। तो फोर्थ फॉर्म के पे मैंने क्या लिख दिया जी? हैविंग लिख दिया। याद रखिएगा हैजिंग नाम का कोई प्रोग्राम नहीं है। फिर फिफ्थ के नाम पर कुछ नहीं है अपने पास, लेकिन यहाँ एक नाम है अपने पास, हैव के बाद टू लगा दो और हैज के बाद टू लगा दो। ये जो काम है ये इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज। अब ये क्या चीज है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ये क्या मामला है? अभी इसकी जरूरत नहीं है। वैसे प्राइमरी का मतलब होता है मुख्य, ऑक्सिलरीज का मतलब होता है वर्ब। ये कुछ मुख्य वर्ब है। इस पर्टिकुलर पार्ट को सही समय आने पे मैं आपको समझाऊंगा। अभी इसके चक्कर में आप अपने आप को हेडेक में लाओ ही मत। अभी अपने लिए जरूरी क्या बनता है? ये हैव, हैड, हैड, ये वाला मामला। हाँ, वापस रिपीट क्यों नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हो। ऑफलाइन क्लास चल रही है क्या सर? ऑफलाइन ही मानो, मेरे तो सामने आप सभी साथी बैठे हैं, जितने भी अभी फिलहाल आप हो, आप मेरे सामने बैठे हो, यूं मानकर चल रहा हूं मैं। तो कैमरा जरूर है बीच में, पर मेरा ये मानना है कि कोई कैमरा नहीं है। जितने साथी आप साथ जुड़ते हो, सभी की बातों का मैं जवाब देने के लिए हूँ यहाँ। किसी का कोई भी प्रश्न होगा, बेहतर प्रश्न होगा, तो जरूर जवाब दिया जाएगा उसका, निश्चिंत रहिए आप। और कभी आपने कोई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, मुझसे मिस हो गया, मुझे नहीं ध्यान दिया गया मेरे से, कोई बात नहीं, मेरे पास है आपके सारे कमेंट जो है वो वापस आ भी जाते हैं। उनमें से जो जो खास होंगे वो मेरे पास अपने आप ही मिल जाते हैं मुझे, मैं देख लिया करूँगा उनमें से जो भी है। तो ये हो गया जी हैव, हैड, हैड, हैविंग। अब ये क्या है क्या नहीं है, इन पर अब हम थोड़ी देर में ही चर्चा करने वाले हैं। पहले आप देखिए क्या है हिसाब किताब है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पूरी की पूरी अंग्रेजी के अंदर, आप, मैं कह रहा हूं पहली दूसरी क्लास बहुत जरूरी है। पूरी की पूरी अंग्रेजी क्लास में कोई सही अंग्रेजी का हिसाब किताब हो, हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है? हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया, इसका क्या काम होता है? उत्तर चाहे आप यहां पे लिखें चाहे नहीं लिखें, बस अपने मन में सोच ले कि यार ये हेल्पिंग वर्ब का काम होता होगा, सहायक क्रिया का। अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब का क्या काम है? अलग अलग आपके उत्तर हो सकते हैं। कोई साथी सोच रहा होगा कि टेंस बताने का काम करता है, कोई साथी सोच रहा होगा वर्ब की मदद करने के लिए आता है, कोई साथी सोच रहा होगा कि वाक्य का निर्माण में काम करता है। अलग अलग प्रकार के आपके जो है उत्तर हो सकते हैं। कुछ साथी हो सकता है बिल्कुल एग्जैक्ट सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं, सर यदि सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं होती तो बी के वर्ब मेन वर्ब बन जाती है क्या? बस आप थोड़ी देर रुकिए, अभी समझने वाले हैं अपने। सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं होती, हो ही नहीं सकता कि सेंटेंस में कोई वर्ब ना हो, असंभव। सेंटेंस में कोई वर्ब ना हो और वो सेंटेंस पूरा हो रहा हो, मतलब उसका अर्थ निकल रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिना वर्ब के कोई वाक्य पूरा हो ही नहीं पाता है। शुरू मैंने बोला था ना, इफ देयर इज नो वर्ब देयर इज नो सेंटेंस। सर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाना सर। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन तो आपके ग्रेड 4th के अभी हमारे सामने है ही नहीं, पर निश्चिंत रहिए, आप
तसल्ली से रहिए, मैं हर वो चीज़ आपको करवाऊंगा जो आपको आपके आगे आने वाले इस एग्ज़ाम के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ज़रूर मदद करेगा। निश्चिंत रह के पढ़िए, आप चीज़ों को सीखिए। अब ये मैंने कुछ पैटर्न लिखे हैं, अब मैं आपको सिखाता हूं कि क्या मामला है। कभी भी किसी भी सेंटेंस में, अब ये मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखे ही नहीं, मैंने तो इनको लिखा है क्रिया, वर्ब लिखे हैं। तो अब ये कभी किसी सेंटेंस में अगर आपको डू, ये 3 पॉइंट अपने पास, डू एक होता है जी डज और एक होता है डिड। यदि ये सेंटेंस में, यदि ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, यदि ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं अपने, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। यदि ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का काम करेंगे तो इनके बाद वी फर्स्ट का मतलब वर्ब की फर्स्ट हो, वी फर्स्ट अप्लाई होगी। ये मैंने एक बात लिख दी आप सभी साथियों के लिए। डू या डज या डिड, कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर आपको लगे कि यार ये तो सहायक क्रिया है, थोड़ी देर में मैं आपको वाक्य दिखाने वाला हूं, तब आप ही मुझे उत्तर देंगे उस बात का। अगर आपको कभी भी डू या डज या डिड किसी भी वाक्य में सहायक क्रिया के लगे, आपको लगे कि यार नहीं भाई ये तो सहायक क्रिया है, तो पक्की बात है उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, पक्की बात है। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, पक्की निश्चित बात है। अगर आपको सेंटेंस में हैज, हैव या हैड, हैज, हैव, हैड, ये हेल्पिंग वर्ब हो, HV लिख देता हूं ना, वो नाम मैंने ऊपर हेल्पिंग वर्ब लिखा था, इस बार HV लिख देता हूं। हैज या हैव या हैड ये हेल्पिंग वर्ब हो तो इनके बाद वी थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। देखो आप ध्यान से, अगर आपको किसी भी वाक्य में हैज या हैव या हैड सहायक क्रिया लग रहे हो, आप सोचो कि यार सहायक क्रिया है, तो पक्की बात है अगर आपको सहायक क्रिया लगेगी, इंग्लिश में क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं, रुकिए निश्चिंत रहिए दोस्त, पहली क्लास, अब पहली क्लास में क्वेश्चन भी कैसे पूछे जाएंगे, क्या होगा, सारा तो एकदम से समझ नहीं। पहली दूसरी क्लास तो जो है वो हम क्या काम कर रहे हैं, पहले थोड़ी नींव तैयार कर रहे हैं, फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, जो पीछे कमियां रहेगी ना जितनी भी, उनको पहले पूरा कर लेते हैं। ABCD तो नहीं सिखाया जाए, नहीं संभव मेरे लिए, लेकिन जो कमियां रह सकती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए, किसी भी एग्जाम को देखते हुए, उनको पहले पूरा करने का हम प्रयास करें। आते ही हम यहाँ पे अंग्रेज बनने की कोशिश करनी नहीं, न मैं आपको कि तोते की तरह अपने अंग्रेजी बोलते हुए निकलेंगे इस क्लास के बाद, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ तरीके से, इस तरीके से हमने सीखना ही नहीं है। बस मैं तो ये बता रहा हूं कि हैज या हैव या हैड, अगर ये आपको लगे कि यार ये तो सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, तो पक्की बात है जी, इसके बाद तो होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। डू या डज या डिड अगर आपको लगे कि यार ये सहायक क्रिया लग रही है मुझे, तो इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म। अभी देखो हम थोड़ी देर में सेंटेंस लिखने वाले हैं, आपकी सारी कहानी समझ में आ जाएगी। लिखो पहले इसको आप, डू डज डिड अगर आपको ये हेल्पिंग वर्ब लगता है तो इसके बाद पक्की बात है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। हैज हैड अगर आपको हेल्पिंग वर्ब लगता है तो पक्की बात है इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। कैसे होगी, नहीं होगी, वो भी हम थोड़ी देर में देख लेते हैं, निश्चिंत रहिए। चलिए जी, अब आते हैं अपने, अब मैं आपको एक बेसिक चीज सिखाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको बताता हूं पूरे के पूरे अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का काम क्या है। देखो 5 वर्ब आपने लिखी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस हिसाब से। फोर्थ को तो एक बार साइड में रख, फिफ्थ को तो साइड में छोड़ दीजिए आप। वी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, फिफ्थ को एक बार साइड में रख दीजिए, अभी सही समय नहीं है उसके बारे में बात करने का। लेकिन 4 जो शुरू की वर्ब आपने लिखी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, इन 4 में से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म
अपने दम पर किसी भी वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। मैं आपको हेल्पिंग वर्ब का काम बता रहा हूं पूरी की पूरी अंग्रेजी के अंदर। एक तो है जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये अंग्रेजी के अंदर किसी भी वाक्य का निर्माण स्वयं के दम पे अपने दम पर कर सकते हैं। इनको किसी भी सहायक क्रिया की सामान्य तौर पर जरूरत नहीं होती। सेकंड फॉर्म को तो बिल्कुल भी नहीं होती। सेकंड फॉर्म जो होता है ना, इसको तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है ही नहीं। फर्स्ट फॉर्म को कभी कभार जरूरत पड़ती है, अदरवाइज फर्स्ट फॉर्म भी अपने दम पर सेंटेंस का स्वयं निर्माण कर सकता है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए उसे। एक आध जगह जरूरत पड़ती है वो हम देख लेंगे। अच्छा जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, थर्ड और फोर्थ, ये किसी, मैं बताता हूं हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है। वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म किसी भी सेंटेंस का निर्माण बिना सहायक क्रिया के नहीं कर सकते। वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, अगर इनको कभी भी कोई वाक्य बनाना है, कौन सी तीसरी और चौथी, अगर इनको कभी भी कोई भी वाक्य का निर्माण करना है, बनाना है ना, तो पक्की बात है इन्हें अपने साथ कोई ना कोई सहायक क्रिया चाहिए। दोबारा सुनिए ध्यान से, ये बात आपको याद रखनी है। अंग्रेजी का कोई नियम नहीं है कि मैं आपको ये लिखवा दूं, ये याद रखनी है। पीछे की जो कमियां छोड़ कर आए हैं ना, उनको पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, ये दो वर्ब ऐसी हैं, ये बिना किसी सहायक क्रिया के वाक्य का निर्माण करने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन एक तो है थर्ड और एक है फोर्थ, इनको अगर कोई वाक्य बनाना है तो पक्की बात है अपने साथ कोई ना कोई सहायक क्रिया चाहिए। वो कोई सी भी हो सकती है, इज एम आर, वोज वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड, जो भी जितनी, लेकिन चाहिए जरूर। चलिए हेंस प्रूव्ड करते हैं, मतलब वो कहते हैं ना गणित में इति सिद्धम, साबित करके देखते हैं। अभी सर अभी नहीं उतारना, कोई बात नहीं भाई, अगली बार मैं समय आपको ज्यादा देने का प्रयास करूंगा। और बाई चांस किसी कोई लिखा हुआ रह जाए, कोई बच जाए कि यार नहीं लिख पाया मैं, तो आप बाद में रिकॉर्डिंग होगा ना तो उतार लीजिएगा, कोई बात नहीं। अब ध्यान से सुनिए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म तो अपने दम पर वाक्य का निर्माण कर देंगे, लेकिन थर्ड को और फोर्थ को अगर कोई वाक्य बनाना है तो क्या चाहिए, अपने साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए। इतनी लाइन आपने सुन ली ध्यान से। चलिए मैं कुछ वाक्य लिख दूं। मेरा वाक्य लिखने का उद्देश्य केवल और केवल एक रहेगा। इन दिनों एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे एक मित्र ने पूछा भी था, मैं उसी प्रकार का एक प्रश्न पूछने का आपसे प्रयास करता हूं, और जो जानकारी अभी तक आपने इकट्ठी करी है उसी के आधार पर ही आप उत्तर दे देंगे। चलिए ट्राई करते हैं। सर वर्ब्स लिखाओगे, वर्ब्स लिखवाना सिद्धार्थ जी संभव नहीं है। वर्ब्स के लिए मैं आपको थोड़ा सलाह ये दूंगा कि आप जैसे 6th या 7th या 8th या 9th या 10th की कोई भी अंग्रेजी की किताब ले आइएगा, किताब नहीं तो कम से कम पासबुक कोई ले आइएगा, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो, उसमें बहुत सारी वर्ब्स लिखी रहती हैं। लेकिन हम कोई भी वाक्य बनाएंगे, हमेशा कोई ना कोई वर्ब क्रिया के बगैर तो मैं कोई वाक्य कभी बना ही नहीं पाऊंगा। वो आपको जरूर याद करवा दिया करूंगा, निश्चिंत रहिए, है ना। लेकिन वर्ब यूं हो कि गिन के कोई 10 है, 15 है, 20 है तो लिखवा दूं, लेकिन वर्ब 10 15 20 है ही नहीं, अनंत है, कितनी भी वर्ब्स हो सकती हैं। तो ये जरूर आपको कहूंगा कि जो खास खास होंगे वो अपने सेंटेंसेस के थ्रू कहीं ना कहीं अपने सामने आते ही रहेंगे। चलिए अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, उदाहरण, और जो सीखा है उसी पर आपसे प्रश्न पूछने वाला हूं, बाहर से एक सिंगल प्रश्न नहीं पूछने वाला, ठीक है जी। मैं आपसे क्या पूछूंगा, इस पर्टिकुलर वाक्य में वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, मेरा ये प्रश्न रहेगा। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, What is your name? ये एक सेंटेंस लिखा है जी मैंने कि What is your name? ये एक वाक्य लिख दिया। चलिए मेरा पहला आपसे प्रश्न है, इस वाक्य में जो आपके सामने, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? सामान्य से प्रश्न है, हेल्पिंग वर्ब भी पूछी है मैंने। इस पूरे वाक्य में हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया कौन सी है, इतना बता दीजिए आप। इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, सहायक क्रिया कौन सी है, आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि अब जरूरी बातें शुरू हो गई है। और जो मैंने अभी आपसे प्रश्न पूछे हैं ना, इस तरीके के प्रश्न आजकल पेपर में पूछे जा रहे हैं। 4 ऑप्शन आते हैं, वहां पे दे देता है वो, और वो पूछता है। आजकल तो टेंस के नाम तक पूछे जाने शुरू हो चुके हैं, बढ़िया से बढ़िया पेपर के अंदर। ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड के पेपर हो गए, सीईटी के पेपर हो गए, सब में ये तक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऑनलाइन बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आ चुके हैं भाई। लगभग साथियों ने जो उत्तर दिया है वो दिया है जी इज। लगभग साथियों ने कौन सा आंसर दिया है, इज दिया है। अब मेरी बात आप बड़े ध्यान से सुनिएगा सभी साथी, इस पूरे वाक्य में कोई सहायक क्रिया है ही नहीं। समझिए, आपको यही तो सीखना है 1-2 दिनों में।
इस पूरे वाक्य में कहीं कोई सहायक क्रिया का नामो निशान भी नहीं है। सुने आप, थोड़े शॉक तो हुए होंगे, क्या है इज हेल्पिंग अभी तक। अब मेरी बात वही सुनिएगा जो थोड़ी देर पहले बोली थी। आज तक किसी भी वाक्य का निर्माण बिना क्रिया के हुआ है, बिना वर्ब के, बिना क्रिया के हुआ है? नहीं हुआ, हुआ ही नहीं। बिना वर्ब के कोई वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता। अगर आपने इस इज का नाम हेल्पिंग वर्ब रख दिया, चलो मैं मान भी लेता हूं 1 मिनट के लिए आपका उत्तर कि ला भाई इज हेल्पिंग वर्ब है, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक निवेदन किया था, आज तक अंग्रेजी में वर्ब की थर्ड और फोर्थ फॉर्म, ये 2 वर्ब ऐसी हैं जो बिना सहायक क्रिया के वाक्य का निर्माण नहीं कर सकते। एक बात, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म अपने दम पर वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। दूसरी बात, बिना वर्ब के आज तक कोई वाक्य बना ही नहीं दोस्त, सोचो ही मत। बिल्कुल, एक साथी ने सही उत्तर दिया है, आज तक बिना वर्ब के कोई वाक्य का निर्माण हुआ नहीं है। अगर आप इसका नाम हेल्पिंग वर्ब रख रहे हो तो मुझे बताओ वर्ब किधर है? बिना वर्ब के कोई वाक्य आज तक तो बना नहीं, सोचो। तो आपने इसका नाम क्या हुआ कि आज तक हमने इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब के दृष्टिकोण से ही देखा है। हमें ऐसा लगता है यही हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं ना, जो ना ना ना, बिल्कुल नहीं। आज आपने वर्ब के अंदर बी ई में इज एम आर लिखे हैं कि नहीं लिखे? बस, तो कुल मिलाकर ये इस जो है वो यहां पर काम कर किसका कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है। कोई सहायक क्रिया नहीं है इस वाक्य में। ये लो साहब, ये हो गया मेरा उत्तर। इस केवल वर्ब है। कौन सी वर्ब है, कैसी वर्ब, वो बाद की बातें हैं, पर हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है। अब आता है जी मेरा दूसरा प्रश्न, जो अभी हमने पढ़ा नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूं, बेसिक जानकारी के आधार पर, जो पूर्व ज्ञान है हमारे पास। इस प्रकार का सेंटेंस पेपर में आता है, एक क्वेश्चन तो वो पूछ सकता है, निम्न वाक्य में से बताइए उचित हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, तो ऑप्शन मिलेगा भाई नो हेल्पिंग वर्ब, वो आपका उत्तर होगा। कई दोस्त कह रहे व्हाट हेल्पिंग वर्ब है, नहीं नहीं दोस्त, व्हाट कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, ठीक है? कहीं हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। और व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या कोई वर्ब क्रिया थोड़ी है, ठीक है? तो इस तो था जी वर्ब। अब मेरा दूसरा प्रश्न, जो कि आगे हम सीख भी जाएंगे, इसी वाक्य को लिख देगा और आपसे हमसे पूछेगा कि इस वाक्य के अंदर टेंस कौन सा है। क्या पूछेगा वो कि टेंस कौन सा है? हमने हमें कोई टेंस नहीं पढ़े, काफी पढ़े हुआ, आपको लंबा अरसा हो गया होगा टेंस पढ़े, वैसे ही पूर्व ज्ञान के आधार पे पूछ रहा हूं कि टेंस कौन सा है। तो मैं उत्तर दे देता हूं आपको। इस वाक्य के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। बहुत सारे लोग है ना इज एम आर को देखकर टेंस का नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस रखे आते हैं कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा ना, ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता तो उसमें तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है इसमें नहीं है। तो ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खुद था, कौन? इज किसकी वर्ब थी जी? बी की वर्ब थी। इस किसकी वर्ब थी? बी की वर्ब थी। तो टेंस का नाम कौन सा था? सिंपल प्रेजेंट टेंस था। पर कोई बात नहीं, टेंस का नाम आपको आता है नहीं आता कोई बात नहीं, हम आगे सही समय आने पे सीख लेंगे। लेकिन फिलहाल इतनी बात हो गई कि इस यहां पर किसका काम कर रहा था? वर्ब का काम कर रहा था। और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, दे आर माई बोसम, दे आर माई बोसम फ्रेंड्स। इस बोसम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है खास, घनिष्ठ कह सकते हैं आप। इसका अर्थ होता है घनिष्ठ। दे आर माई बोसम फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए फिर वे मेरा वही प्रश्न रहे कि इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया कौन सी हो सकती है? बहुत सारे साथी थे, आर को हेल्पिंग वर्ब बता सकते हैं। हमें ध्यान रखना है आर यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आर किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है, क्रिया का काम कर रहा है। THEY बहुवचन था, बहुवचन के साथ आर लगता है, और ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता, सहायक क्रिया होता, पक्की बात है इसके बाद क्या कहानी होती? कम से कम ये थर्ड या फिर ये फोर्थ, दोनों में से कोई एक होता है, नहीं है। तो जो साथी अभी भी आर को सहायक क्रिया का दर्जा दे रहे हैं, नहीं है दोस्त, बिना वर्ब के कोई वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता। दे आर माई बोसम फ्रेंड्स, वे मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, नहीं है कोई भी, सही है जिन्होंने लिखा है, नहीं है कोई भी, नहीं है। तो अब मैं तो कह रहा हूं ना, आप मेरी दो बात याद रखो, केवल इतने में बेड़ा पार हो रहा है अपना। तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तो गलती आपकी होने ही नहीं दूंगा, किसी हालत में नहीं होने दूंगा। आप यूं याद रखिए, इज एम आर, इज एम आर, पहले तो यूं याद रखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म अपने दम पर वाक्य का निर्माण कर सकते हैं।
थर्ड और फोर्थ, इन दोनों को अगर वाक्य बनाना है अपने साथ क्या चाहिए, हेल्पिंग ऑफ चाहिए, कोई सी भी हो वो, पर कम से कम चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे हम हेल्पिंग ऑफ समझ लेंगे। दूसरी बात, बाई चांस अगर कहानी आ जाए कि ले भाई आर वर्ब है भाई, किसकी वर्ब, बी की, जैसे हमने इसमें लिखा था। एक सेंटेंस और देखो, आपको मैं बताता हूं। पास्ट लिख रहे हैं कई साथी, नहीं भाई पास्ट का कोई खेल ही नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दोनों में सिंपल प्रेजेंट का हिसाब किताब चल रहा है। मान लीजिए मैंने लिखा शी कुक्ड फूड फॉर अस यस्टरडे। बड़ा एक सामान्य सा सेंटेंस लिखा है, शी कुक्ड फूड फॉर अस यस्टरडे। तो पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो कुक्ड मैंने यहां पे नोट डाउन किया है, लिखा है आपके लिए, ये कुक्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है भाई? फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। फिफ्थ को तो एक बार साइड में रख दो। सर हेल्पिंग वर्ब की पहचान कैसे करें? बिल्कुल अतुल जी रुकिए आप, मैं एक तो चलो देसी नुस्खा तो अभी दे देता हूं आपको। थर्ड फॉर्म की पहचान, हेल्पिंग वर्ब की पहचान करनी है सहायक क्रिया की, पक्की बात है। सहायक क्रिया के ठीक बाद का मतलब उस वाक्य में या तो ये मतलब 1 2 3 थर्ड फॉर्म या फिर फोर्थ फॉर्म, इन दोनों में से एक छपा होगा। सहायक क्रिया की पहचान कैसे होगी? या तो थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, दोनों में से कोई एक उसके बाद जरूर छपा होगा। कभी कभार फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, उसके मैं उदाहरण दे दूंगा। ठीक है, इस पूरे वाक्य के अंदर ये भाई मतलब कुक्ड जो है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? कुछ साथियों ने लिखा है थर्ड फॉर्म है, अभी सीखते हैं। नो डाउट कुक की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, यहां लिख देता हूं मैं आपको। कुक की फर्स्ट फॉर्म तो है कुक, ये फर्स्ट फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म कुक्ड होती है, थर्ड फॉर्म कुक्ड ही होती है, फोर्थ फॉर्म कुकिंग होती है। ये कौन सी हो गई? फोर्थ फॉर्म हो गई। एक बार 4 तक याद करते हैं। सेकंड और थर्ड की स्पेलिंग में रत्ती भर भी फर्क नहीं है, बिल्कुल सामान्य एक ही जैसा है हिसाब किताब। तो भाई अब सेकंड है, थर्ड है, पता कैसे चले? मैं बताता हूं आपको। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बात बोली थी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म आज तक कोई वाक्य में नहीं आए जिसमें क्या ना हो, सहायक क्रिया ना हो। बोली थी ना, कुछ चीजें आपको सुननी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी। मैंने बोला था कि वर्ब की ये थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म ये किसी भी वाक्य में आएंगे, अपने साथ 100% कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, सहायक क्रिया लाएंगे। अगर आपने इस कुक्ड का नाम जो लिखा हुआ है अपने वाक्य में, अगर इसका नाम थर्ड फॉर्म रख दिया, ये वाली स्पेलिंग मान ली, तो मुझे ये बताओ हेल्पिंग वर्ब किधर है पूरे वाक्य में? सहायक क्रिया है कहीं? नहीं है। तो कुक्ड ये जो यहां मौके पे लिखी हुई है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है जी? ये है जी वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म हो गई है। कुक्ड सही लिखा आपने। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। टेंस कौन सा? ठीक है, हम टेंस के नाम वगैरह नहीं जानते, कोई बात, ऐसे ही हम तो बातचीत कर रहे हैं। अगर टेंस का नाम कभी पूछा जाएगा ना, तो इसका नाम होगा सिंपल पास्ट। इसका नाम क्या होगा? सिंपल पास्ट होगा। ये चीज सीखी हमने। ये कुक्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म थी? सेकंड फॉर्म थी। ये बेसिक फॉर्मेट अपनों ने समझ लिया है, इसको आप दिमाग में रखेंगे। अगली जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर निश्चिंत रहिए आप, अगली जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर इसी प्रकार की और बहुत सारी अपने वर्ब, मतलब ये तो मैंने आज तो क्या इतना ही कर पाया, कुछ तो 5-7 मिनट तो मैं खुद ही लेट हो गया था, तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। पर बाकी कल जो है अपने क्लास के अंदर शुरुआत यहीं से ही करूंगा। ऐसे ही कल आते ही सबसे पहला काम क्या करूंगा, 2 दिन मेरा अटेंशन और ध्यान सिर्फ और सिर्फ किस पे रहेगा? आपको वर्ब हेल्पिंग वर्ब की पहचान करवाने पर। एक होता है ना, आपने कभी पढ़े होंगे कि सबसे पहले लिखा रहता है वो सब्जेक्ट लिखा रहता है, सबसे अंत में जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है ना, नहीं होता ऐसा मामला कुछ भी। ये भी हम कल की क्लास में सीखने वाले हैं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे हम, मतलब एकदम से अंग्रेज बनने की कोशिश किसी को नहीं करनी और ना हमने बनना। बेसिक चीजों का ज्ञान लेंगे जिससे हमारे ये जो एग्जाम जिस भी समय होगा, जिस भी दिन होगा, उसमें अपनी पार पड़े। ठीक है ना? आज तो ये 3 ही लिखे, हो सकता है कहीं छोटा मोटा कंफ्यूजन रहेगा। देखो इतनी पुरानी धूल मिट्टी है, वो आज हटेगी दिमाग से तो थोड़ा समय तो लगेगा, है ना? आप सोचो अंग्रेजी के तो नट बोल्ट ही आज खुलेंगे कईयों। तो निश्चिंत रहिए। क्या वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है? तो मैंने 2-3 उदाहरण में दे पाया हूं आज आपको, कल 10वें ऐसे उदाहरण दूंगा जिसमें मुझे फिर बोलने की जरूरत नहीं होगी। आप स्वयं बताएंगे कि ये वर्ब है जी, ये हेल्पिंग वर्ब है जी, आप खुद बता दिया करेंगे, निश्चिंत रहो। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या बात होती है? पॉजिटिव माइंड के साथ आपको सकारात्मकता के साथ क्लास में बैठे रहना होगा। रोते हुए नहीं जाता, नहीं तो मरे की खबर लेके आता है। मैंने कहा ना, पॉजिटिव होकर बैठेंगे अपने,
भी हाँ आएगा समझ में, जितना समझ में आता है बेहतर है, सीखे जी, सीखने का समय है हमारा भी। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी। जितने भी साथी मेरे साथ सर कितने बच्चे लाइव क्लास ले रहे हैं, 200 प्लस बच्चे हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर 200 प्लस तो वो बच्चे हैं जो इंटरेक्शन कर रहे हैं मेरे साथ, मतलब मैसेज चल रहे हैं जिनके मेरे पास। बाकी इसके अंदर जो है ना लगभग 1800 की संख्या है फिलहाल तो अंग्रेजी की क्लास में, और 200 वो बच्चे जो मेरे साथ मैसेज पे बातचीत चल रही है उनके है। धीरे धीरे परफेक्ट करेंगे, मैं हूं ना आपके साथ, करेंगे भाई, ठीक है ना। तो चलिए सर, सिलेबस कितनी क्लास का है? सिलेबस में 30-40 क्लास लगेगी, बाकी आपके उस पर भी निर्भर करेगा आप कितना अच्छे सीखे हो नहीं सीखे, सब चीज़ें उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, बेफिक्र रहिए आप, ठीक है ना। तो सिलेबस की कितनी क्लासेज होंगी नहीं होंगी निश्चिंत रहिए, जो होंगी हमने तो पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, आपने सीखना है। सर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? चलिए गुरदीप जी इतना जाते जाते तो आपको बता देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया को हिंदी में कहते हैं, एक तो थर्ड और एक फोर्थ, ये दो अगर कभी किसी वाक्य में निर्माण करना चाहते हैं, वाक्य का थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, तो इनको अपने साथ सहायक क्रिया चाहिए। कल पढ़ेंगे, अभी आज ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, कल यही चलने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं, सीखिए समझिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।